नमस्कार विद्यार्थियों, टूलशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के 20 बहुत महत्वपूर्ण और एडवांस प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न CET 2026, राजस्थान भर्ती परीक्षाओं, हेल्थ एजुकेशन, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज की क्लास में हम बाल चिकित्सा, CPR, AED का उपयोग, सहमति के कानूनी सिद्धांत, क्रश सिंड्रोम, पट्टियों के प्रकार, गला घुटना, मधुमेह आपातकाल, फ्लैल चेस्ट, कीटनाशक विषाक्तता, बिजली गिरना, फर्स्ट एड एक्रोनिम्स, पैनिक अटैक, खोपड़ी के आधार का फ्रैक्चर, पेट का मर्मज्य घाव, घावों के प्रकार, गंभीर जलन, इंट्राक्रेनियल दबाव, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न, फ्रॉस्टबाइट, धुएं से श्वास मार्ग की जलन और रूल ऑफ नाइन्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, फर्स्ट एड का उद्देश्य डॉक्टर का स्थान लेना नहीं है। इसका उद्देश्य है डॉक्टर या एम्बुलेंस आने से पहले मरीज की जान बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और सही चिकित्सा सहायता तक पहुंचाना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न बच्चों में AED के उपयोग से संबंधित है। अभिकथन दिया गया है कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में AED का उपयोग करते समय यदि पीडियाट्रिक पैड उपलब्ध न हो तो एडल्ट पैड का उपयोग डोज अटेन्यूएटर के बिना भी किया जा सकता है। कारण दिया गया है कि बच्चों में वेंट्रिकुलस फिब्रिलेशन के कारण कार्डियक अरेस्ट में अधिक ऊर्जा का शॉक देना शॉक बिल्कुल न देने से बेहतर और अधिक सुरक्षित माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। बच्चों में AED इस्तेमाल करते समय सबसे अच्छी स्थिति यह होती है कि पीडियाट्रिक पैड या डोज अटेन्यूएटर उपलब्ध हो। ये बच्चे के शरीर के अनुसार शॉक की ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन यदि पीडियाट्रिक पैड उपलब्ध नहीं है तो एडल्ट पैड का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे कि दोनों पैड आपस में न छुए। यदि बच्चे की छाती छोटी है तो एक पैड छाती पर और दूसरा पैड पीठ पर लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्डियक अरेस्ट में बच्चे को शॉक बिल्कुल न देना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए उपलब्ध AED का सही तरीके से उपयोग जीवन बचा सकता है। याद रखें, बच्चों में पीडियाट्रिक पैड बेहतर है, लेकिन उपलब्ध न हो तो एडल्ट AED पैड का उपयोग किया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले सहमति यानी कंसेंट से जुड़ा है। कथन दिए गए हैं। पहला, सचेत और मानसिक रूप से सक्षम वयस्क व्यक्ति से उपचार से पहले स्पष्ट सहमति लेनी चाहिए। दूसरा, बेहोश, भ्रमित या बोल न सकने वाले गंभीर मरीज में इम्प्लाइड कंसेंट माना जाता है। तीसरा, होश में मरीज यदि उपचार लेने से मना करे तो फर्स्ट एडर उसे जबरन छूकर उपचार दे सकता है। चौथा, लावारिस नाबालिग में माता पिता मौजूद न हो तो इम्प्लाइड कंसेंट के तहत सहायता शुरू करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अब समझिए, यदि कोई व्यक्ति होश में है, समझदार है और अपनी बात बता सकता है तो उपचार शुरू करने से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है। इसे एक्सप्रेस्ड कंसेंट कहते हैं। लेकिन यदि मरीज बेहोश है, भ्रमित है या गंभीर हालत में बोल नहीं पा रहा है तो माना जाता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए सहायता चाहता होगा। इसे इम्प्लाइड कंसेंट कहा जाता है। नाबालिग बच्चे के मामले में यदि माता पिता मौजूद नहीं हैं और आपातकालीन स्थिति है तो सहायता तुरंत शुरू की जा सकती है। लेकिन यदि कोई होश में सक्षम वयस्क व्यक्ति उपचार लेने से मना करता है तो उसे जबरन छूना कानूनी समस्या बना सकता है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस बुलाए, मरीज को समझाए और उसकी निगरानी करें। याद रखें, होश में सक्षम व्यक्ति से सहमति लें। बेहोश आपातकालीन मरीज में इम्प्लाइड कंसेंट माना जाता है। अब तीसरा प्रश्न क्रश सिंड्रोम से संबंधित है। स्थिति दी गई है कि भूकंप के बाद एक व्यक्ति का दाहिना पैर 3 घंटे से भारी कंक्रीट गर्डर के नीचे दबा हुआ है। रेस्क्यू टीम गर्डर हटाने वाली है। प्रश्न है कि एडवांस फर्स्ट एडर के रूप में गर्डर हटाने से ठीक पहले क्या करना चाहिए और क्यों? सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात दबे हुए अंग के ऊपरी हिस्से पर अस्थायी टूर्निकेट लगाने पर विचार करना चाहिए। अब समझिए,
जब शरीर का कोई अंग लंबे समय तक भारी वस्तु के नीचे दबा रहता है तो उस हिस्से की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। क्षतिग्रस्त मांसपेशियों से पोटेशियम, मायोग्लोबिन और लैक्टिक एसिड जैसे विषैले पदार्थ निकल सकते हैं। जब अचानक दबाव हटाया जाता है तो रक्त प्रवाह वापस शुरू होता है और ये विषैले पदार्थ तेजी से पूरे शरीर में फैल सकते हैं। यह हृदय और गुर्दों तक पहुंचकर गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। इसे रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। इससे अचानक कार्डियक अरेस्ट या किडनी फेलियर तक हो सकता है। इसलिए कुछ फील्ड प्रोटोकॉल में दबाव हटाने से पहले ऊपरी हिस्से पर टूर्निकेट लगाने पर विचार किया जाता है ताकि विषैले पदार्थों का अचानक फैलना कम हो। याद रखें, क्रश इंजरी में दबाव हटाने से पहले रीपरफ्यूजन शॉक का खतरा याद रखें। अब चौथा प्रश्न पट्टियों के प्रकार और उनके उपयोग से संबंधित है। हमें स्पाइका बैंडेज, फिगर ऑफ 8, रिकरेंट टर्न और स्पाइरल बैंडेज का सही मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P2, Q3, R1 और S4। अब समझते हैं। स्पाइका बैंडेज का उपयोग अंगूठे, कूल्हे या कंधे जैसे जोड़ों को स्थिर और सहारा देने के लिए किया जाता है। फिगर ऑफ 8 तकनीक कलाई, टखने और कोहनी जैसे चलायमान जोड़ों पर पट्टी को अपनी जगह बनाए रखने में मदद करती है। रिकरेंट टर्न का उपयोग उंगली के ठूंठ या सिर जैसे गोल सिरों को ढकने के लिए किया जाता है। स्पाइरल बैंडेज हाथ या पैर के बेलनाकार हिस्सों पर समान चौड़ाई में पट्टी बांधने के लिए उपयोगी होती है। याद रखें, स्पाइका जोड़ों को सहारा देती है। फिगर ऑफ 8 कलाई, टखने और कोहनी में उपयोगी है। रिकरेंट टर्न गोल सिरों को ढकता है। स्पाइरल बैंडेज बेलनाकार अंगों पर लगती है। अब पांचवां प्रश्न फंदे से लटकने या गला घुटने से संबंधित है। स्थिति दी गई है कि एक व्यक्ति फंदे से लटका मिलता है। फर्स्ट एडर उसे सहारा देकर सुरक्षित नीचे उतारता है। पीड़ित बेहोश है लेकिन हल्की और अनियमित सांसें चल रही हैं। निष्कर्ष है, पहला, एयरवे खोलने के लिए तुरंत अधिकतम हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करना चाहिए। दूसरा, उसे गर्दन की चोट वाले संदिग्ध मरीज की तरह मानकर गर्दन का मूवमेंट रोकना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब समझिए, फंदे से लटकने या नियर हैंगिंग की स्थिति में गर्दन की चोट का खतरा हो सकता है। इसलिए मरीज की गर्दन को ज्यादा मोड़ना या झटका देना खतरनाक हो सकता है। सामान्य बेहोशी में एयरवे खोलने के लिए हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट किया जाता है, लेकिन यदि गर्दन की चोट का संदेह हो तो अधिकतम हेड टिल्ट सुरक्षित नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में एयरवे खोलने के लिए जॉ थ्रस्ट तकनीक बेहतर मानी जाती है। साथ ही तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए। याद रखें, नियर हैंगिंग में गर्दन की चोट मानकर चलें। एयरवे के लिए जॉ थ्रस्ट को प्राथमिकता दें। अब छठा प्रश्न मधुमेह के बेहोश मरीज से संबंधित है। स्थिति है कि आपको एक कर्मचारी बेहोश मिलता है। सहकर्मी बताते हैं कि वह टाइप 1 डायबिटीज मरीज है और कुछ घंटों से अजीब व्यवहार कर रहा था। वह पूरी तरह बेहोश है और दर्द पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अब पूछा गया है कि तत्काल कार्रवाई क्या होगी। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात यदि वह सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन दें, मुंह से कुछ भी ना दें और 108 पर कॉल करें। अब समझिए, किसी भी बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी, चीनी, ग्लूकोज सिरप या कोई ठोस चीज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बेहोशी में निगलने की क्षमता कम हो सकती है। इससे पदार्थ श्वास नली में जा सकता है और चॉकिंग या एस्पिरेशन हो सकता है। डायबिटीज मरीज को बेहोशी में इंसुलिन देना भी खतरनाक है। यदि उसकी शुगर पहले से कम है तो इंसुलिन शुगर को और नीचे गिरा देगा और मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। सही तरीका है, पहले सांस देखें। यदि सांस चल रही है तो रिकवरी पोजीशन दें, एयरवे सुरक्षित रखें और तुरंत 108 या आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाएं। याद रखें, बेहोश डायबिटीज मरीज को मुंह से कुछ भी न दें, रिकवरी पोजीशन दें और तुरंत आपातकालीन सहायता बुलाएं। अब 7वां प्रश्न फ्लेल चेस्ट से संबंधित है। अभिकथन है कि फ्लेल चेस्ट में यदि संभव हो तो पीड़ित को घायल हिस्से की तरफ करवट दिलाकर लेटाना चाहिए। कारण दिया गया है कि घायल हिस्से पर लेटने से टूटी हुई पसलियों को प्राकृतिक सहारा मिलता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कम होता है और स्वस्थ फेफड़ा बेहतर फैल पाता है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं
और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, फ्लेल चेस्ट में पसलियों का एक हिस्सा टूटकर अलग तरह से हिलने लगता है। जब मरीज सांस लेता है तो छाती का घायल हिस्सा सामान्य दिशा के उल्टा हिल सकता है। इसे पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग कहते हैं। यदि मरीज को घायल हिस्से की तरफ लिटाया जाए तो जमीन का सहारा उस हिस्से को स्थिर कर सकता है। इससे असामान्य छाती मूवमेंट कम हो सकता है और मरीज को सांस लेने में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह गंभीर छाती की चोट है। ऐसे मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट और तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। याद रखें, फ्लेल चेस्ट में घायल हिस्से को सहारा देने से पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कम हो सकता है। अब 8वां प्रश्न कीटनाशक विषाक्तता से संबंधित है। स्थिति दी गई है कि कीटनाशक स्प्रे करते समय किसान को चक्कर आते हैं, अत्यधिक लार बनती है, पुतलियां छोटी हो जाती हैं और सांस फूलने लगती है, वह गिर जाता है। प्रश्न है कि फर्स्ट एडर के लिए कौन से कदम जरूरी हैं। कथन है, पहला, मदद से पहले नाइट्राइल या रबर ग्लव्स और सुरक्षा उपकरण पहने। दूसरा, दूषित कपड़े तुरंत हटाए। तीसरा, त्वचा को पानी और साबुन से अच्छी तरह धोए। चौथा, अवशोषण धीमा करने के लिए त्वचा पर तेल या पेट्रोलियम जेली लगाएं। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अब समझिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता में फर्स्ट एडर को भी सेकेंडरी कंटैमिनेशन का खतरा हो सकता है। इसलिए मदद करने से पहले ग्लव्स और सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी है। दूषित कपड़े हटाने चाहिए ताकि कीटनाशक का त्वचा से संपर्क कम हो। इसके बाद त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, लेकिन त्वचा पर तेल या पेट्रोलियम जेली लगाना गलत है। इससे रसायन त्वचा में और घुल सकता है और अवशोषण बढ़ सकता है। याद रखें, कीटनाशक विषाक्तता में पहले बचावकर्ता की सुरक्षा, फिर दूषित कपड़े हटाए और साबुन पानी से त्वचा धोए। अब 9वां प्रश्न बिजली गिरने यानी लाइटनिंग स्ट्राइक से संबंधित है। स्थिति है कि खुले मैदान में बिजली गिरने से 5 लोग घायल हो जाते हैं। इस स्थिति में रिवर्स ट्राइज का पालन किया जाता है। प्रश्न है कि किस पीड़ित को सबसे पहले CPR या प्राथमिक देखभाल देनी चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात जो व्यक्ति बेहोश है, सांस रुकी है और मृत जैसा दिख रहा है, उसे सबसे पहले CPR देनी चाहिए। अब समझिए, सामान्य बड़ी दुर्घटनाओं में यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उसे कई बार काली श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन बिजली गिरने की स्थिति अलग होती है। बिजली हृदय और सांस के केंद्रों को अस्थायी रूप से रोक सकती है। जो व्यक्ति मृत जैसा दिख रहा है वह तुरंत रेस्क्यू ब्रीदिंग और CPR से वापस आ सकता है। जो लोग बोल रहे हैं या चल पा रहे हैं वे तुलनात्मक रूप से स्थिर माने जाते हैं। इसलिए लाइटनिंग स्ट्राइक में रिवर्स ट्राइज किया जाता है और अपैरेंट डेथ वाले मरीज को पहले सहायता दी जाती है। याद रखें, बिजली गिरने की घटना में रिवर्स ट्राइज, मृत जैसा दिखने वाले को पहले CPR दें। अब 10वां प्रश्न फर्स्ट एड में उपयोग होने वाले क्लिनिकल एक्रोनिम्स से संबंधित है। हमें सैंपल, AVPU, फास्ट और प्राइस का सही अर्थ मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P2, Q3, R1 और S4। अब समझिए, सैंपल मरीज की हिस्ट्री लेने का तरीका है। इसमें साइन, एलर्जी, मेडिकेशन, पास्ट हिस्ट्री, लास्ट मील और इवेंट्स पूछे जाते हैं। AVPU चेतना का स्तर जांचने का त्वरित तरीका है। इसका अर्थ है अलर्ट, वॉइस, पेन और अनरिस्पॉन्सिव। फास्ट स्ट्रोक पहचानने का टूल है। इसका अर्थ है फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। प्राइस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी मोच या खिंचाव में उपयोग होता है। इसका अर्थ है प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेस और एलिवेट। याद रखें, सैंपल मतलब मरीज की हिस्ट्री, AVPU मतलब चेतना जांच, फास्ट मतलब स्ट्रोक पहचान, प्राइस मतलब मोच और खिंचाव की देखभाल। अब 11वां प्रश्न पैनिक अटैक में पेपर बैग ब्रीदिंग से संबंधित है। अभिकथन है कि पैनिक अटैक या अत्यधिक तनाव में तेजी से सांस ले रहे व्यक्ति को अब कागज का थैला लगाकर उसी हवा को दोबारा सांस में लेने की सलाह नहीं दी जाती। कारण है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है। लेकिन यदि समस्या पैनिक अटैक के बजाय अस्थमा, हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो ऑक्सीजन की कमी जानलेवा हो सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए,
पहले माना जाता था कि तेज सांस लेने में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, इसलिए पेपर बैग से वही हवा वापस लेने से फायदा हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि फील्ड में पैनिक अटैक और अस्थमा, हार्ट अटैक या फेफड़ों की गंभीर समस्या में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। यदि मरीज को वास्तव में ऑक्सीजन की कमी है और हम उसे पेपर बैग से सांस लेने को कह दें, तो उसकी ऑक्सीजन और कम हो सकती है, इसलिए यह खतरनाक हो सकता है। सुरक्षित तरीका है, व्यक्ति को शांत वातावरण दें, धीरे धीरे सांस लेने में मदद करें और गंभीर लक्षण हो तो चिकित्सा सहायता बुलाएं। याद रखें, पैनिक जैसा दिखे तब भी पेपर बैग ना दें, शांत करें और गंभीर लक्षणों में तुरंत मदद बुलाएं। अब 12वां प्रश्न खोपड़ी के आधार के फ्रैक्चर से संबंधित है। स्थिति है कि ऊंचाई से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगी है। पूछा गया है कि कौन से लक्षण खोपड़ी के आधार के फ्रैक्चर का संकेत देते हैं, जिसमें कान या नाक को पैक करना मना होता है। कथन है, पहला, दोनों आंखों के चारों ओर काले या नीले निशान, जिन्हें राइकूनाइज कहा जाता है। दूसरा, कान के पीछे की हड्डी पर नीला निशान, जिसे बैटल साइन कहा जाता है। तीसरा, कान या नाक से साफ पानी जैसा CSF निकलना। चौथा, जबड़े का लॉक हो जाना और लार न निगल पाना। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अब समझिए, रैकुनाइज, बैटल साइन और कान या नाक से साफ पानी जैसा तरल निकलना बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। ये साफ तरल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाया जाने वाला CSF हो सकता है। ऐसी स्थिति में कान या नाक में रुई या पट्टी ठूंसकर रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। इससे दबाव बढ़ सकता है और संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। केवल हल्के ढंग से स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकें और तुरंत अस्पताल भेजें। याद रखें, सिर की चोट में कान या नाक से साफ तरल निकले तो पैक न करें, ढीला ढकें और तुरंत अस्पताल भेजें। अब 13वां प्रश्न पेट के गहरे घाव और आंतों के बाहर आने से संबंधित है। स्थिति है कि एक व्यक्ति के पेट पर चाकू से गहरा वार होता है और घाव से आंतों का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है। एम्बुलेंस आने में लगभग 20 मिनट है। प्रश्न है कि फर्स्ट एडर को क्या करना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात बाहर निकली आंतों को नम स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकें और ऊपर प्लास्टिक रैप रखें। अब समझिए, पेट से बाहर निकले अंगों को कभी भी वापस अंदर नहीं धकेलना चाहिए। ऐसा करने से संक्रमण, रक्तस्राव और ऊतक क्षति बढ़ सकती है। सही तरीका है कि अंगों को छेड़े बिना नम स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकें। इसके ऊपर प्लास्टिक रैप रखने से नमी बनी रहती है और अंग सूखने से बचते हैं। मरीज को शांत रखें, उसे कुछ भी खाने पीने को न दें और तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता का इंतजार करें। याद रखें, पेट से आंतें बाहर आई तो उन्हें अंदर न डालें, नम स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकें और चिकित्सा सहायता लें। अब 14वां प्रश्न खुले घावों के प्रकार और उनकी विशेषताओं से संबंधित है। हमें विदारण, वेदन घाव, घर्षण घाव और उच्छेदन का सही मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P3, Q4, R1 और S2। अब समझते हैं, विदारण यानी लैसरेशन में त्वचा के किनारे अनियमित और खुरदरे तरीके से फटते हैं। यह अक्सर कुंद वस्तु से चोट लगने पर होता है। वेदन घाव यानी पंचर वूंड कील, सुई या किसी नुकीली वस्तु से बनता है। बाहर से यह छोटा दिख सकता है लेकिन अंदर गहरा हो सकता है और टेटनस का खतरा अधिक होता है। घर्षण घाव यानी एब्रेशन में त्वचा की ऊपरी परत छिल जाती है। इसमें रक्तस्राव कम हो सकता है लेकिन दर्द अधिक हो सकता है। उच्छेदन यानी एवेल्शन में त्वचा या ऊतक उखड़कर अलग हो सकता है। याद रखें, लैसरेशन में फटे किनारे, पंचर में गहरा छेद, एब्रेशन में त्वचा घिसती है, एवेल्शन में ऊतक उखड़ता है। अब 15वां प्रश्न गंभीर जलन और चिपके कपड़ों से संबंधित है। कथन है कि आग लगने से व्यक्ति की पीठ 3rd डिग्री बर्न से झुलस गई है। सिंथेटिक कपड़े पिघलकर त्वचा से चिपक गए हैं। निष्कर्ष है, पहला, चिपके कपड़ों को तुरंत खींचकर अलग कर देना चाहिए ताकि त्वचा को हवा मिल सके। दूसरा, चिपके कपड़ों को छोड़ देना चाहिए और केवल आसपास के ढीले कपड़ों को कैंची से काटकर हटाना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब समझिए, गंभीर जलन में त्वचा की परतें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यदि पिघले हुए चिपके कपड़ों को जबरन खींचा जाएगा
तो उनके साथ त्वचा और नीचे के ऊतक भी उखड़ सकते हैं। इससे रक्तस्राव, दर्द और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सही तरीका है, जो कपड़े चिपके नहीं हैं उन्हें सावधानी से काटकर हटाएं, लेकिन जो हिस्सा त्वचा से चिपका है उसे न खींचें। उस पर स्टेराइल ड्राई बर्न ड्रेसिंग लगाएं और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। याद रखें, बर्न में चिपके कपड़े न खींचें, सिर्फ आसपास के ढीले कपड़े हटाएं। अब 16वां प्रश्न सिर की चोट और बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल दबाव से संबंधित है। स्थिति है कि सिर की चोट के 10 मिनट बाद एक आंख की पुतली फैल जाती है और रोशनी में भी नहीं सिकुड़ती। सांसें अनियमित हैं, रक्तचाप बढ़ रहा है और नाड़ी धीमी हो गई है। पूछा गया है कि यह कुशिंग ट्रायड क्या दर्शाता है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात ये बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्रेन हर्निएशन का आपातकालीन संकेत है। अब समझिए, कुशिंग ट्रायड में 3 मुख्य संकेत होते हैं: रक्तचाप बढ़ना, नाड़ी धीमी होना और सांसों का अनियमित होना। सिर की चोट के बाद यदि ये संकेत दिखे तो इसका मतलब हो सकता है कि खोपड़ी के अंदर दबाव बहुत बढ़ रहा है। एक तरफ की फैली हुई पुतली बताती है कि मस्तिष्क पर दबाव बढ़कर नसों को दबा सकता है। ऐसे मरीज को सामान्य शॉक मानकर पैर ऊपर नहीं उठाने चाहिए। मरीज का सिर लगभग 30 डिग्री ऊपर रखें, गर्दन सीधी रखें और तुरंत न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी के लिए अस्पताल भेजें। याद रखें, सिर की चोट, धीमी नाड़ी, बड़ा रक्तचाप और अनियमित सांसें ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इमरजेंसी हो सकती है। अब 17वां प्रश्न हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न से संबंधित है। अभिकथन है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से त्वचा जलने पर केवल पानी से धोना काफी नहीं होता, कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल लगाना जरूरी होता है। कारण दिया गया है कि HF एसिड गहराई तक जाकर शरीर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को बांध सकता है, जिससे गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और अंदरूनी ऊतक क्षति हो सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सामान्य एसिड बर्न से अलग और ज्यादा खतरनाक होता है। शुरुआत में दर्द कम हो सकता है, लेकिन फ्लोराइड आयन त्वचा के अंदर गहराई तक जा सकते हैं। ये आयन शरीर के कैल्शियम और मैग्नीशियम से जुड़ जाते हैं। इससे हृदय, मांसपेशियों और हड्डियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पहले प्रभावित हिस्से को पानी से अच्छी तरह फ्लश करना चाहिए। इसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल लगाया जाता है, जो फ्लोराइड आयन को बांधने में मदद करता है। याद रखें, HF एसिड बर्न में पानी से धुलाई के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल जरूरी है। अब 18वां प्रश्न ठंड से होने वाली चोटों, फ्रॉस्टबाइट और ट्रेंच फुट के अंतर से संबंधित है। कथन है, पहला, फ्रॉस्टबाइट में त्वचा और ऊतक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाते हैं। दूसरा, ट्रेंच फुट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, जब पैर लंबे समय तक गीले और ठंडे रहें। तीसरा, फ्रॉस्टबाइट में अंग को सीधे आग या हीटर के सामने रखकर पिघलाना चाहिए। चौथा, दोनों में प्रभावित अंग के रक्त संचार को गंभीर नुकसान हो सकता है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अब समझिए, फ्रॉस्टबाइट में ऊतक वास्तव में जम सकते हैं। यह अत्यधिक ठंड में होता है। ट्रेंच फुट में तापमान 0 से नीचे होना जरूरी नहीं है। यदि पैर लंबे समय तक गीले और ठंडे वातावरण में रहें तो भी ट्रेंच फुट हो सकता है। दोनों स्थितियों में रक्त संचार और ऊतकों को गंभीर नुकसान हो सकता है, लेकिन फ्रॉस्टबाइट वाले अंग को सीधे आग या हीटर के सामने रखना गलत है, क्योंकि उस हिस्से की संवेदना कम हो सकती है और मरीज को जलने का पता नहीं चलेगा। नियंत्रित गुनगुने पानी से धीरे धीरे रीवार्मिंग की जाती है। याद रखें, फ्रॉस्टबाइट में सीधे आग या हीटर का उपयोग नहीं करना है, नियंत्रित गुनगुने पानी से धीरे धीरे गर्म करना है। अब 19वां प्रश्न आग और धुएं से श्वास मार्ग की चोट से संबंधित है। स्थिति है कि आग से निकाले गए पीड़ित के चेहरे पर झुलसने के निशान हैं, नाक के बाल जले हैं, थूक में काले कण दिख रहे हैं और आवाज भारी फटी हुई है। पूछा गया है कि सबसे जरूरी फर्स्ट एड तरीका क्या है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात इन्हेलेशन इंजरी मानकर 100% ऑक्सीजन दें और तुरंत अस्पताल भेजें। अब समझिए, चेहरे पर जलन, जले हुए नाक के बाल, काला थूक और भारी आवाज श्वास मार्ग में जलन के गंभीर संकेत हैं। धुएं और गर्म गैसों से एयरवे अंदर से सूज सकता है।
शुरुआत में मरीज बोल रहा हो, फिर भी कुछ समय बाद एयरवे अचानक बंद हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीज को हाई फ्लो ऑक्सीजन दें, उसे बैठाकर रखें और तुरंत अस्पताल भेजें। अस्पताल में ज़रूरत पड़ने पर जल्दी एयरवे मैनेजमेंट किया जा सकता है। याद रखें, आग से निकला मरीज, भारी आवाज़ और काला थूक, यह एयरवे इमरजेंसी है। तुरंत ऑक्सीजन और अस्पताल। अब 20वां और अंतिम प्रश्न बर्न प्रतिशत के रूल ऑफ 9 से संबंधित है। ये नियम वयस्क शरीर में जले हुए हिस्से का प्रतिशत जल्दी अनुमान लगाने के लिए उपयोग होता है। हमें अंगों को उनके कुल शरीर सतह प्रतिशत से मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात P3, Q4, R1 और S2। अब समझते हैं। वयस्क में पूरा सिर और गर्दन लगभग 9% माना जाता है। एक पूरा पैर 18% माना जाता है। छाती और पेट का अगला हिस्सा यानी एंटीरियर टॉर्सो 18% माना जाता है। जननांग क्षेत्र 1% माना जाता है। बर्न प्रतिशत जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे जलन की गंभीरता, फ्लूइड मैनेजमेंट और अस्पताल में उपचार की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है। याद रखें, वयस्क रूल ऑफ 9 में सिर 9%, हर पूरा पैर 18%, आगे का धड़ 18% और जननांग क्षेत्र 1% होता है। अंतिम पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों, अब हम पूरी क्लास की एक छोटी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों में पीडियाट्रिक AED पैड बेहतर है, लेकिन उपलब्ध न हो तो एडल्ट पैड का उपयोग किया जा सकता है। होश में सक्षम व्यक्ति से सहमति लेनी चाहिए, लेकिन बेहोश आपातकालीन मरीज में इम्प्लाइड कंसेंट माना जाता है। क्रश इंजरी में दबाव हटाने से पहले रिपरफ्यूजन इंजरी का खतरा याद रखना चाहिए। स्पाइका बैंडेज जोड़ों को सहारा देती है। फिगर ऑफ 8 कलाई और टखने जैसे हिस्सों में उपयोगी है। रिकरेंट टर्न गोल सिरों को ढकता है और स्पाइरल बैंडेज बेलनाकार अंगों पर लगती है। फंदे से लटकने वाले मरीज में गर्दन की चोट का संदेह रखें और एयरवे के लिए जॉ थ्रस्ट को प्राथमिकता दें। बेहोश डायबिटीज मरीज को मुंह से कुछ भी न दें। रिकवरी पोजीशन दें और आपातकालीन सहायता बुलाएं। फ्लैल चेस्ट में घायल हिस्से को सहारा देने से असामान्य छाती मूवमेंट कम हो सकता है। कीटनाशक विषाक्तता में पहले बचावकर्ता की सुरक्षा, फिर दूषित कपड़े हटाकर साबुन पानी से धुलाई जरूरी है। बिजली गिरने में रिवर्स ट्राइज होता है। मृत जैसा दिखने वाले व्यक्ति को पहले CPR मिल सकती है। सैंपल हिस्ट्री लेने के लिए, AVPU चेतना जांचने के लिए, फास्ट स्ट्रोक पहचानने के लिए और प्राइस मोच खिंचाव की देखभाल के लिए उपयोग होता है। पैनिक अटैक में पेपर बैग ब्रीदिंग नहीं करानी चाहिए। खोपड़ी के आधार के फ्रैक्चर में कान या नाक से साफ तरल निकले तो उसे पैक नहीं करना चाहिए। पेट से आंतें बाहर आई तो उन्हें अंदर नहीं डालना है। नम स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना है। लैसरेशन में फटे किनारे, पंचर में गहरा छेद, एब्रेशन में घर्षण और एवेल्शन में ऊतक उखड़ना होता है। गंभीर बर्न में चिपके कपड़े नहीं खींचने। सिर की चोट में धीमी नाड़ी, बड़ा रक्तचाप और अनियमित सांसें इंट्राक्रेनियल प्रेशर इमरजेंसी का संकेत हो सकती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न में पानी से धुलाई के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल जरूरी है। फ्रॉस्टबाइट में सीधे आग या हीटर से गर्म नहीं करना चाहिए। धुएं से श्वास मार्ग जलने के संकेत हों तो तुरंत ऑक्सीजन और अस्पताल जरूरी है। रूल ऑफ 9 में सिर 9%, एक पूरा पैर 18%, आगे का धड़ 18% और जननांग क्षेत्र 1% होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने फर्स्ट एड के 20 एडवांस और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आसान भाषा में समझा। यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।